हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक जो लेसन है 10th क्लास का आपका, इसके हम पहले दो पार्ट्स में ये पढ़ चुके हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, और दूसरा हमने ये भी पढ़ लिया है बच्चों कि कार्बन जो है वो किस तरह के आबंध बनाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों आज कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। इन संतृप्त कार्बन यौगिकों के कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि एकल आबंध क्या होता है। जैसे ये कार्बन है और अगर इसके बीच साथ दूसरे कार्बन के बीच अगर ये सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो उसे हम संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप उसे भी जरूर देखें। जैसे इस तरह से जो ये एक लाइन है बीच में आबंध की, ये क्या दिखाती है बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का दिखाती है। तो संतृप्त कार्बन यौगिक जो है उनके बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा आबंध है? एकल आबंध है। और असंतृप्त जो कार्बन यौगिक हैं उनके बीच कैसे आबंध होंगे? फिर उनके कार्बन परमाणुओं के बीच कैसे आबंध है बच्चों? द्वि या त्रि आबंध होता है। या तो द्वि आबंध होगा या फिर त्रि आबंध होगा। द्वि आबंध हम इस तरह से दिखाते हैं बच्चों, यानी यहाँ पर जो दो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, उनके बीच में साझेदारी है। और अगर हमें त्रि आबंध दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? जैसे यहाँ पर मैंने एकल आबंध दिखाया, तो अगर हमें त्रि आबंध दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? कार्बन के साथ तो यहाँ पर तीन जो पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, उनके बीच में अगर आबंध हो तो हम कहते हैं कि कैसा आबंध है? त्रि आबंध है। तो द्वि आबंध और त्रि आबंध जब होगा तो उन कार्बन यौगिकों को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त कार्बन यौगिक। अब हम इनके बारे में, इनके उदाहरण सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रि आबंध का उदाहरण आपको यहाँ पर भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पर एकल आबंध है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसका नाम क्या है बच्चों? मीथेन। इसमें देखिए आप, एकल आबंध है यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर है। इसी प्रकार जो है सभी तरफ चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है एकल आबंध से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है बच्चों मीथेन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी हमारा यही है। इसको आप याद रखें कि जहां पर एक कार्बन की बात हम कर रहे हैं तो वहां उसका नाम क्या होगा? मीथेन। क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, नाम लिखना आपको आना चाहिए। अब हम द्वि आबंध की बात कर लेते हैं कि द्वि आबंध कैसा होगा। द्वि आबंध जैसे पहले भी उदाहरण में आपको बताया कि जब दो कार्बनों के बीच में दो युग्म इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो हम उसको द्वि आबंध कहते हैं। तो द्वि आबंध कुछ इस प्रकार का, यदि दो हमारे पास परमाणु हैं कार्बन के या किसी भी चीज के, अगर आबंध की बात कर रहे हैं हम, और उनमें दो युग्म इलेक्ट्रॉन के, एक युग्म का मतलब है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन, तो दो युग इलेक्ट्रॉन, दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक लाइन जो है दो इलेक्ट्रॉन दर्शाती है।
तो इस तरह के आबंध को हम द्विआबंध कहते हैं या डबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध की, क्योंकि इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि भी त्रिआबंध भी हो सकता है अनसैचुरेटेड में। तो इस तरह यहाँ पर देखिए आप 3 आबंध हैं, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साझेदारी कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। यहाँ पे 2 कार्बन है और बीच में त्रिआबंध है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइन। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। अब सबसे पहला देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ये क्या है? इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका नाम क्या है, मीथेन। जब आपके पास एक कार्बन हो बच्चों, उससे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि इनका नाम यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं बच्चों, ये इनके बीच, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मीथेन सबसे सरलतम जो है एल्केन है। इसके बाद अगर कार्बन की संख्या 2 हो गई, कार्बन 2 हो गए हमारे पास जैसे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाएगी, जैसे एक कार्बन और इसके बीच में एकल आबंध, दूसरा कार्बन। अब आप जानते हैं कि कार्बन से की संयोजकता कितनी है? 4। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे और इस तरह से हर तरफ एक हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे। इधर भी एक हाइड्रोजन हमारा इधर भी आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपके लिए यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हमारे कुल हो गए और इस तरह कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई। और 3 कार्बन जब हो जाते हैं, अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? एथेन। इसका नाम क्या है बच्चों? एथेन। इसको आप याद रखें कि जब 2 कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो क्या है उसका? ETH, ये आपने याद रखना है, एथेन। अब 3 कार्बन जब आ जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है C3H8। आप सभी बच्चे इसको इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनाकर देखें तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और नाम क्या हो गया यहाँ पर? प्रोपेन। नाम क्या हो गया है? प्रोपेन। अब 4 कार्बन हो जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन के साथ नाम हो जाता है बच्चों इसका। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है जैसे, तो नाम आप बताएं मुझे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, कितने कार्बन है? 4। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। ये आपने बच्चों, में बार बार आपको बता रही हूँ कि याद रखना है कि 4 कार्बन होंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। नेक्स्ट है उसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के साथ नाम हो जाएगा बच्चों पेंटेन। पहला अक्षर आप याद रखें पेंट, और एल्केन, क्योंकि हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो सफिक्स लगेगा वो ANE है बच्चों। आपने शुरू से ही देखा, मीथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन। अब 6 कार्बन तक आपके सिलेबस में है, तो जब कार्बन की संख्या 6 हो गई तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। हेक्स, फिर आगे वही ANE हम लगा देते हैं। इस प्रकार आप इन सबका स्ट्रक्चर भी बनाकर देखें बच्चों, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कार्बन की संख्या को किस प्रकार से हाइड्रोजन से उसको पूरा करना है, संयोजकता को पूरा करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। अब आपने ये देखना है, अगर हम पिछली स्लाइड में देखें, जैसे हमारी पिछली स्लाइड में हम अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए आप, जब कार्बन की संख्या 1 बढ़ी यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? 2।
एक कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन बढ़े। इसी तरह आगे भी हो रहा है आपके साथ। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। एल्केन के अगर हमने लिखना है तो हम एक जनरल फॉर्मूला हमें मिल जाता है एल्केन्स का, यानी एक सामान्य सूत्र हमें मिल जाएगा। क्या वो है? वो CnH2n+2। अब यहाँ पर n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप कहीं इसको अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे मीथेन में कार्बन कितना है? एक है, एक ही कार्बन है, एक हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर? हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे 2n+2 है हमारे पास। हमने n का मान कितना रखा? 1। n का मान हमने रखा 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 + 2 4। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया मीथेन का। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला, अगर आपने एल्केन का कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो आप इस जनरल फॉर्मूला से उसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं हम द्विआबंध पे। अब देखिए ये द्विआबंध आपके सामने आ रहे हैं। तो द्विआबंध जो है, अब 2 कार्बन्स के बीच में होगा द्विआबंध। तो सबसे छोटा, सबसे पहले इनका नाम देखिए आप, इनको हम बोलते हैं एल्कीन। वहां पर एल्केन नाम था, यहाँ पर ENE सफिक्स लगेगा बच्चों। बाकी शुरू वाला जो शब्द था हमारा वो सेम रहेगा। जैसे देखिए 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर द्विआबंध है, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो साझेदारी कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सह संयोजी आबंध बना रहे हैं। ये सभी नाम हमने पिछले वीडियो में लिए थे बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इथीन, ETHANE था पहले हमारा सफिक्स, अब हमारा सफिक्स हो गया बच्चों ENE। तो इससे आपको बहुत इजीली मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर सफिक्स चेंज हुआ, डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पर सफिक्स हमारा हो गया ENE और इसका नाम हो गया बच्चों इथीन। नेक्स्ट है, जैसे 3 कार्बन आ गए तो अब एकल, यहाँ पर द्विआबंध तो एक ही रहेगा। आप इधर भी दिखा सकते हो या इधर भी दिखा सकते हो। कार्बन की संयोजकता हमने पूरी करनी है और द्विआबंध हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। तो PROP वही रहा, सफिक्स चेंज हो गया। यहां से आप इसको अलग कर सकते हैं। पहले हमारा एल्केन्स में क्या नाम था? प्रोपेन, अब हो गया ये प्रोपीन। नेक्स्ट इज ब्यूटीन। 4 कार्बन आ जाएंगे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। पहले ब्यूटेन था, अब हो गया ये ब्यूटीन। इनका स्ट्रक्चर आप बना के भी बहुत इजीली देख सकते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको एक इथीन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक कार्बन है ये, इसके बीच में हमारे पास द्विआबंध है। दूसरा कार्बन हो गया हमारा। अब हमें इसकी संयोजकता को पूरा करना है एक तरह से। संयोजकता पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लगाते ही संयोजकता इसकी पूरी हो जाती है। और इधर भी इस कार्बन के साथ भी हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारी संयोजकता पूरी हो जाए। और एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा लेंगे तो हमारी संयोजकता पूरी हो जाएगी बच्चों। और अब आप हाइड्रोजन की संख्या को काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है? C2H4। देखिए कैसे पता चलेगा आपको कि संयोजकता पूरी हो रही है? 1 2 3 और 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 ही है, तो वो पूरी हो रही है। तो आपने इस तरह से फॉर्मूले बनाने हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा भी। तो इसका नाम, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। उसमें पहले हम द्विआबंध वाले ले रहे हैं जो कि हैं हमारे एल्कीन्स। पहले हमने जो पढ़ा था वो थे हमारे एल्केन्स।
ये क्या है? एल्कीन्स। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में ही। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला, जैसे हमने एल्केन का निकाला था, उसी तरह एल्कीन्स का भी एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। वो क्या है आपका? CnH2n। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला हम बना के देख लेते हैं। तो सबसे छोटा ही ले लेते हैं हम, C2। अब हमने N की जगह 2 रखा, तो H आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? H हो जाएगा आपका 2n, यानी कि 4। C2H4 यानी इथीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला है बच्चों आपका त्रिआबंध। तो त्रिआबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम बोलेंगे एल्काइंस। पहले वाले थे हमारे एल्केन, देन एल्कीन, एंड नाउ एल्काइन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे एल्काइंस। तो एल्काइन किसके लिए है? त्रिआबंध के लिए। यहाँ आपको दिख ही रहा है, जैसे ये त्रिआबंध है हमारे पास, यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर हुई है। और सबसे छोटा आपका जो एल्काइन है वो है बच्चों इथाइन। अब दोबारा से रिवाइज कर लीजिए आप। शुरू में जब एकल आबंध था तो वो उसका नाम था इथेन। जब द्विआबंध था उसका नाम था इथीन। और जब त्रिआबंध है तो बच्चों यहाँ पर सफिक्स हमारा हो गया YNE, और नाम हो गया इसका एथाइन। इसी तरह कार्बन की संख्या जब 3 हो गई तो नाम हो गया बच्चों प्रोपाइन। और कार्बन की संख्या 4 हुई तो नाम हो गया बच्चों ब्यूटाइन। तो मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि आप इनके फॉर्मूले, स्ट्रक्चर, नाम, तीनों चीजों को जरूर लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होए। अब जनरल फॉर्मूला जो है एल्काइंस के लिए क्या हो जाएगा, यानी अगर त्रिआबंध की हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? CnH2n-2। फिर से हम कंफर्म करते हैं। सी, यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे? 2। n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? क्या बनेगा फॉर्मूला? C2 और H2n-2 है। तो 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो गया आपका। 4 - 2 2, C2H2। तो तीनों के जनरल फॉर्मूले, तीनों के स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तीनों के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, बच्चों ये समझ के आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जबकि इसको क्रैम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। हाँ, आपने बस इतना याद रखना है, 2 कार्बन इथेन, एक कप सीरीज याद कर लीजिए। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन। बस इसी से आपके सारे फॉर्मूलेज आपके बन जाएंगे। तो लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इनका फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए। पहला है ब्यूटीन, दूसरा है हेक्साइन, और तीसरा है पेंटीन। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद वाला।